15 जून 2020 रात का घुप अंधेरा, हड्डियों को पूरी तरह से गला देने वाली -20 डिग्री की ठंड और 14,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई। एक ऐसी जगह जहां ऑक्सीजन इतनी कम है कि एक आम इंसान के लिए वहां सिर्फ खड़े रहकर सांस लेना भी किसी भयानक जंग से कम नहीं है। वहां एक ऐसी खौफनाक जंग लड़ी गई जिसने पूरी दुनिया की भू राजनीति को हिलाकर रख दिया। हम सब ने न्यूज चैनल्स की डिबेट्स में गलवान घाटी की झड़प के बारे में सुना है। हमें बताया गया कि हमारे 20 बहादुर जवान शहीद हुए और चीनी सेना को भी भारी नुकसान पहुंचा। ये वो सच है जो सतह पर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस काली मनहूस रात को असल में वहां मिनट दर मिनट क्या हुआ था? पर्दे के पीछे की वो खूनी कहानी, वो कूटनीतिक चालें और वो छल जो आधिकारिक बयानों और मोटी मोटी फाइलों के बीच कहीं दफन हो गया। आज हम उसी सच से पर्दा उठाने वाले हैं। लेकिन याद रखिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली शॉकिंग पार्ट, एक ऐसा सच जो चीन आज भी दुनिया से और खुद अपनी आवाम से छिपाने की कोशिश कर रहा है, वो अभी आगे आने वाला है। जब आप उस सच को सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस पूरी खौफनाक कहानी को जड़ से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंटरनेशनल बॉर्डर की जो 3500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है, लेकिन आज तक किसी भी नक्शे पर पूरी तरह से तय नहीं किया गया है। इसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC कहते हैं। दशकों से भारत और चीन के बीच ये एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। 1962 के युद्ध के बाद से ही दोनों देशों के बीच एक अजीब सा अविश्वास रहा है, लेकिन फिर भी व्यापार और कूटनीति को चलाने के लिए शांति जरूरी थी। 1993, फिर 96 और उसके बाद 2005। इन सालों में भारत और चीन की सरकारों ने LAC पर शांति बनाए रखने के लिए कई ऐतिहासिक समझौते किए। इन समझौतों का सबसे अहम नियम ये था कि बॉर्डर के 2 किलोमीटर के दायरे में कोई भी सेना न तो अपनी बंदूकों से फायर करेगी, न ही किसी भी तरह के विस्फोटकों का इस्तेमाल करेगी। मकसद बहुत साफ था, शांति बनाए रखना। और अगर हम कागजों पर देखें तो हुआ भी ऐसा ही। 45 सालों तक LAC पर एक भी गोली नहीं चली। जब भी दोनों सेनाओं के जवान गश्त पर जाते और एक दूसरे के सामने आ जाते तो उनके हथियार नीचे होते थे। थोड़ी बहुत धक्का मुक्की होती, एक दूसरे को बैनर दिखाए जाते कि ये हमारा इलाका है, वापस जाओ, और फिर दोनों अपने अपने बेस पर लौट आते। लेकिन शांति के इस एग्रीमेंट ने अनजाने में एक बहुत बड़े और जानलेवा खतरे को जन्म दे दिया था। जब बंदूकें खामोश कर दी गईं, तो पत्थरों, डंडों और लोहे की रॉड ने उनकी जगह ले ली। और यही वो सबसे बड़ी वजह थी जिसने गलवान की उस खूबसूरत घाटी को एक खूनी अखाड़े में बदल दिया। अब जरा राहुल नाम के एक आम युवा फौजी की नजर से इस पूरी सिचुएशन को देखिए। राहुल भारत के किसी छोटे से गांव का रहने वाला एक ऐसा लड़का है जिसने बचपन से ही सेना की वर्दी पहनने का सपना देखा था। वो अपने घर, अपने परिवार से मीलों दूर लद्दाख के उस बंजर, पथरीले और बर्फीले रेगिस्तान में तैनात था। गलवान नदी की वो गहरी खाई जिसके एक तरफ भारत की बनाई गई एक चमचमाती नई सड़क थी, DSDBO दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। करीब 255 किलोमीटर लंबी ये सड़क भारत के लिए कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक गेम चेंजर थी। ये सड़क भारत के सबसे उत्तरी कोने को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती थी, जिससे हमारी सेना कुछ ही घंटों में बॉर्डर तक रसद और हथियार पहुंचा सकती थी। लेकिन यही बात चीन की आंखों में खटक रही थी। चीन को डर था कि भारत का ये मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर उनके शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने वाले हाईवे G219 के लिए भविष्य में खतरा बन सकता है। चीन, जो हमेशा से विस्तारवादी नीति यानी सलाइमी स्लाइसिंग, थोड़ी थोड़ी करके जमीन हथियाना में विश्वास रखता है, उसे भारत का ये नया और आक्रामक रूप हजम नहीं हो रहा था। राहुल और उसके साथियों को, जो वहां दिन रात गश्त कर रहे थे, भनक लग चुकी थी कि उस पार कुछ तो बहुत अजीब पक रहा है। चीनी सेना का रवैया बदल रहा था। वे अपने पारंपरिक गश्ती इलाकों से बहुत आगे बढ़कर भारतीय सीमा की तरफ आ रहे थे। अप्रैल और मई 2020 के महीने में टेंशन इतनी बढ़ गई कि दोनों सेनाएं पैंगोंग त्सो झील के फिंगर एरिया, देपसांग के मैदानों और गलवान घाटी में बिल्कुल आमने सामने आकर खड़ी हो गई। PLA चीनी सेना ने भारी तादाद में अपने सैनिकों को बॉर्डर पर तैनात करना शुरू कर दिया। उनके टेंट, उनके बंकर साफ नजर आने लगे थे। क्या आपको लगता है कि ये सब चीन ने बिना किसी प्लानिंग के किया था? बिल्कुल नहीं। ये चीन की एक सोची समझी साजिश थी। उनका मकसद भारत को डराना
और उस सड़क के काम को रोकना था। हालात बेकाबू होते देख कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत शुरू हुई। 6 जून 2020 को दोनों देशों के कोर कमांडरों के बीच एक लंबी और बेहद तनावपूर्ण मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तय हुआ कि दोनों सेनाएं धीरे धीरे पीछे हटेंगी। सबसे पहले PP-14 यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से चीनियों को अपने तंबू और ऑब्जर्वेशन पोस्ट हटाने थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। दोनों देशों की मीडिया में खबरें आने लगीं कि विवाद सुलझ रहा है, लेकिन क्या वाकई सब नॉर्मल था? चीन और धोखे का बहुत पुराना नाता है। सुन त्सू, जो चीन के एक बहुत बड़े सैन्य रणनीतिकार थे, उन्होंने अपनी किताब द आर्ट ऑफ वॉर में लिखा है कि सारा युद्ध धोखे पर आधारित है, और चीन उसी धोखे की स्क्रिप्ट गलवान में लिख रहा था। अगर आप राहुल या उसके कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू की जगह होते तो आप क्या करते? आप उस शांति समझौते पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते, या फिर आपको किसी बहुत बड़े खतरे की बू आती? 15 जून की शाम मौसम और भी ज्यादा सर्द हो चुका था। 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू एक बेहद शांत, समझदार और बहादुर अफसर थे। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद अपने कुछ जवानों के साथ PP-14 की तरफ जाएंगे। उनका मकसद कोई लड़ाई करना नहीं था, उन्हें सिर्फ ये चेक करना था कि क्या चीनियों ने 6 जून के वादे के मुताबिक अपने तंबू वहां से हटाए हैं या नहीं। उनके साथ जाने वाले जवान भी निहत्थे थे, या यूं कहें कि उनके हथियार एग्रीमेंट के मुताबिक पीछे की तरफ टांगे गए थे, जिनका इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं था। वे संकरी पगडंडियों से होते हुए पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही जो नजारा उनकी आंखों के सामने था वो खून खौला देने वाला था। चीनी सेना ने न सिर्फ अपने तंबू नहीं हटाए थे, बल्कि उन्होंने वहां नए बंकर और स्ट्रक्चर भी खड़े कर लिए थे। जब कर्नल बाबू ने आगे बढ़कर चीनी अधिकारियों से बात की, इसका विरोध किया और उन्हें वापस जाने को कहा, तो चीनी सैनिक बदतमीजी पर उतर आए। वे बहस करने लगे। ये कोई आम गश्त वाली बहस नहीं थी। चीनी सैनिकों की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और साजिश थी। अचानक चीनी सैनिकों की संख्या बढ़ने लगी। उन्होंने पीछे से और कुमुक रीइंफोर्समेंट्स बुला ली। ये वो सैनिक थे जो आमतौर पर उस इलाके में तैनात ही नहीं होते थे। ये खास तौर पर दंगा करने और मारपीट करने के लिए बुलाए गए थे। और फिर एक पल में वो हुआ जिसने दशकों की शांति को लहूलुहान कर दिया। अंधेरा पूरी तरह से घिर चुका था। ढलान एकदम खड़ी थी, पैर रखने की जगह भी मुश्किल से मिल रही थी, और ठीक नीचे बर्फीली गलवान नदी पूरी रफ्तार से बह रही थी। चीनी सैनिकों ने पूरी प्लानिंग के साथ भारतीय टुकड़ी पर एक कायरतापूर्ण और जानलेवा हमला कर दिया। चूंकि दोनों देशों के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत वहां बंदूकों का इस्तेमाल सख्त मना था, इसलिए चीनी सेना अपने साथ ऐसे हथियार लेकर आई थी जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उनके हाथों में लोहे की भारी रॉड थी, लकड़ी के डंडे थे जिन पर कंटीले तार लपेटे गए थे, और ऐसे बैट थे जिनमें लंबी लंबी लोहे की कीलें जड़ी हुई थी। सोचिए, जरा आंखें बंद करके उस मंजर की कल्पना कीजिए। 14,000 फीट की ऊंचाई, जहां हवा में ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि 2 कदम तेज चलने पर एक तंदुरुस्त इंसान भी हांफने लगता है। वहां हमारे जवान, जो सिर्फ बातचीत करने गए थे, बिना किसी हथियार के, सिर्फ अपने नंगे हाथों से उन बर्बर हथियारों से लैस दुश्मनों से भिड़ गए। क्या आप सोच सकते हैं कि वो चीख पुकार, वो अंधेरा और वो मंजर कितना भयानक रहा होगा? एक तरफ कंटीले डंडों की बेरहम मार पड़ रही थी, और दूसरी तरफ भारत के वीर जवानों का अदम्य साहस और गुरूर था जो झुकने को तैयार नहीं था। जब भारतीय बेस कैंप में ये खबर पहुंची कि हमारे कमांडिंग ऑफिसर पर हमला हुआ है, तो पीछे से घातक प्लाटून और सिख लाइट इन्फेंट्री के जवान शेर की तरह दहाड़ते हुए उस अंधेरी खाई में उतर पड़े। इसके बाद जो हुआ वो कोई मामूली झड़प नहीं थी, वो एक ऐसा मध्यकालीन मेडिवल युद्ध था जो 21वीं सदी में लड़ा जा रहा था। लड़ाई एक जगह नहीं, बल्कि कई छोटे छोटे गुटों में बंट गई। बड़े बड़े पत्थरों के बीच संकरी और फिसलने वाली पगडंडियों पर घंटों तक ये खूनी संघर्ष चलता रहा। भारतीय जवानों ने हार नहीं मानी। जब उन्होंने देखा कि दुश्मन छल कर रहा है, तो उनके अंदर का सोया हुआ शेर जाग उठा। उन्होंने चीनी सैनिकों के हाथ से वो कंटीले हथियार छीन लिए और उन्हें उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के हथियारों से ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि चीनी सैनिकों की चीखें
उस ठंडी घाटी में गूंजने लगी। हाथापाई और धक्का मुक्की इतनी भयानक थी कि कई जवान उस खड़ी ढलान से सीधे नीचे बहती हुई बर्फ की तरह ठंडी गलवान नदी में जा गिरे। अंधेरा इतना था कि कौन अपना है और कौन दुश्मन, ये पहचानना मुश्किल हो रहा था। कई सैनिक जो गंभीर रूप से घायल हुए थे, वो नदी के उस बर्फीले पानी और माइनस तापमान की वजह से हाइपोथर्मिया, शरीर का तापमान अचानक गिर जाना, का शिकार हो गए। पानी में गिरने के बाद उस भयंकर ठंड में किसी भी इंसान का जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन था। रात भर लगभग 6 घंटे तक रुक रुक कर ये संघर्ष चलता रहा। सुबह की पहली किरण जब उस घाटी में पड़ी तो वहां का नजारा दिल चीर देने वाला था। चारों तरफ खून बिखरा था, टूटे हुए डंडे पड़े थे और नदी के किनारे खामोशी पसरी थी। इस रात के खूनी संघर्ष में भारत के 20 वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। कर्नल बी संतोष बाबू भी उन अमर शहीदों में शामिल थे जिन्होंने आखिरी सांस तक दुश्मनों को अपनी इंच भर भी जमीन नहीं लेने दी। अगले दिन जब ये खबर दिल्ली और फिर पूरे भारत में पहुंची तो पूरे देश में एक सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा जल्दी ही एक भयंकर शोक और उबलते हुए गुस्से में बदल गया। भारत सरकार ने बिना कुछ छिपाए पूरी पारदर्शिता के साथ दुनिया के सामने अपने शहीदों के नाम गर्व से रखे। उन्हें पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पूरा देश अपने घरों में टीवी स्क्रीन के सामने बैठा रो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ बीजिंग में क्या हो रहा था, यहाँ कहानी एक बहुत ही डार्क और शर्मनाक मोड़ लेती है। आपको क्या लगता है इस भीषण और घंटों चले संघर्ष में कितने चीनी सैनिक मारे गए होंगे? 10, 20, 50? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी ने महीनों तक इस पर एक शब्द भी नहीं बोला। उनका मीडिया एकदम चुप था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। फिर अचानक 8 महीने बाद फरवरी 2021 में चीन की सरकार ने एक बेहद हास्यास्पद दावा किया। उन्होंने कहा कि गलवान की झड़प में उनके सिर्फ 4 सैनिक मारे गए हैं, जिन्हें उन्होंने मरणोपरांत सम्मानित भी किया। जरा सोचिए, सिर्फ 4? क्या आपको सच में लगता है कि 6 घंटे तक चले उस खौफनाक हाथों हाथ की जंग में, जहां भारत के घातक कमांडोज ने पलटवार किया हो, जहां भारत के 20 जवान शहीद हुए हों, वहां चीन का नुकसान सिर्फ 4 सैनिकों का रहा होगा? ये बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। अब मैं आपको वो सच बताता हूँ जो चीन के इस झूठे प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ाकर रख देता है। और ये कोई भारतीय थ्योरी नहीं है, बल्कि दुनिया भर की ग्लोबल इंटेलिजेंस की पुख्ता रिपोर्ट्स हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और रशियन न्यूज एजेंसी TASS की असेसमेंट के मुताबिक चीन के कम से कम 35 से 45 सैनिक उस रात मारे गए थे। लेकिन सबसे बड़ा पर्दाफाश किया ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टिगेटिव न्यूज आउटलेट द क्लैक्सन ने। इस न्यूज आउटलेट के स्वतंत्र पत्रकारों और साइबर एक्सपर्ट्स ने महीनों तक चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो और स्थानीय चीनी ब्लॉग्स को खंगाला। उन्होंने वो पोस्ट ढूंढे जो मारे गए चीनी सैनिकों के रोते बिलखते परिवारों ने डाले थे और जिन्हें चीन की इंटरनेट पुलिस ने कुछ ही मिनटों में डिलीट कर दिया था। द क्लैक्सन की उस रिपोर्ट के मुताबिक उस रात कम से कम 42 चीनी सैनिक मारे गए थे। रिपोर्ट में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। उसमें बताया गया कि PLA के ज्यादातर सैनिक तब मारे गए जब भारतीय जवानों के भयंकर पलटवार से खौफ खाकर वो अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे में पीछे भाग रहे थे। भागते हुए उन्होंने ठंडी गलवान नदी को पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो सब उसमें बह गए और डूबने या जमने से उनकी मौत हो गई। चीन की सरकार ने अपने ही नागरिकों से, उन माताओं से जिनके बेटे उस रात मारे गए, ये सच छिपाया। क्यों? क्योंकि वो दुनिया के सामने और अपनी जनता के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहते थे। उनके लिए अपने ही सैनिकों की जान से ज्यादा पार्टी का प्रोपेगेंडा और शी जिनपिंग की झूठी इमेज प्यारी थी। आज भी उन चीनी परिवारों को अपने बेटों की मौत पर खुलकर रोने या शोक सभा करने की इजाजत नहीं है। लेकिन रुकिए, इस रात की कहानी में एक और ऐसा पन्ना है जिस पर बहुत कम बात होती है और जो आपको हैरान कर देगा। क्या आप जानते हैं कि उस रात लड़ाई की इस अफरा तफरी के बीच भारत के करीब 10 जवानों को, जिनमें 4 सैन्य अफसर भी शामिल थे, चीनी सेना ने बंधक बना लिया था? जी हाँ, ये बात सच है। और इसके जवाब में भारतीय सेना ने भी कई चीनी सैनिकों, जिनमें उनके कमांडर्स भी थे, को पकड़ लिया था। ये वो पल था जब दोनों न्यूक्लियर पावर देश भारत और चीन एक फुल स्केल युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर खड़े थे। बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत थी और पूरा एशिया
एक भयानक युद्ध की आग में सुलग सकता था। 17 और 18 जून को दोनों देशों के मेजर जनरल्स के बीच बेहद तनावपूर्ण और खुफिया बातचीत हुई। भारत का रुख एकदम कड़ा था। अंततः आपसी सहमति से बंदियों की अदला बदली हुई और हमारे सभी जवान सुरक्षित वापस लौट आए। दोनों सरकारों ने खुले तौर पर इस बंधक वाली बात को ज्यादा तूल नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त हालात को शांत करना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। इस एक मनहूस रात ने भारत और चीन के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 45 साल का वो भरोसा जो दर्जनों संधियों, मुलाकातों और मुस्कुराते हुए हैंडशेक्स की नींव पर टिका था, वो गलवान की उस बर्फीली और खूनी नदी में हमेशा के लिए बह गया। भारत सरकार ने इसके तुरंत बाद एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने अपने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट यानी सैन्य कार्रवाई के नियमों को पूरी तरह से बदल दिया। हमारे फील्ड कमांडर्स को साफ और कड़े निर्देश दे दिए गए कि अगर चीनी सेना कोई भी आक्रामक हरकत करती है और हमारे जवानों की जान पर बात आती है तो वो अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अब LAC पर भारत का कोई भी जवान निहत्था खड़ा होकर सिर्फ धक्का मुक्की नहीं सहेगा और इस नए नियम का असर कुछ ही महीनों बाद देखने को मिल गया। अगस्त और सितंबर 2020 के आखिर में जब पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे साउथ बैंक के पास चीनी सैनिकों ने फिर से घुसपैठ करने की और ऊंचाई वाली चोटियों पर कब्जा करने की कोशिश की तो भारतीय जवानों ने हवा में गोलियां चलाकर उन्हें चेतावनी दी। दशकों बाद LAC पर गोलियों की आवाज गूंजी और उस आवाज ने चीन को उसकी हद याद दिला दी। चीनियों को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। आज गलवान की उस खौफनाक रात को बीते हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन क्या आज वहां हालात सामान्य हुए हैं? बिल्कुल नहीं। जो जगह कभी वीरान रहती थी, आज वहां युद्ध जैसी तैयारियां हैं। आज भी LAC पर 50 से 60 हजार भारतीय सैनिक अत्याधुनिक हथियारों, आर्टिलरी गन्स, ड्रोन, टैंकों और लड़ाकू विमानों के साथ 24 घंटे मुस्तैद हैं। पहाड़ों के बीच नए और मजबूत बंकर बना दिए गए हैं। चीन ने भी अपनी तरफ भारी सैन्य जमावड़ा कर रखा है और लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। हालांकि कई दौर की सैन्य वार्ताओं के बाद दोनों तरफ से कुछ इलाकों में बफर जोन्स बनाए गए हैं। इसका मतलब है कि दोनों सेनाएं विवादित जगह से कुछ किलोमीटर पीछे हट गई हैं और वहां कोई गश्त नहीं करेगा। लेकिन कई भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रक्रिया में भारत को भी कुछ जगहों पर अपनी पुरानी पेट्रोलिंग लिमिट्स का नुकसान उठाना पड़ा है, जो हमारे लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन भारत ने सिर्फ बॉर्डर पर ही जवाब नहीं दिया। गलवान के बाद भारत की रणनीति पूरी तरह से बदल गई। कूटनीतिक और आर्थिक स्तर पर भारत ने चीन पर एक के बाद एक कई सर्जिकल स्ट्राइक किए। टिकटॉक समेत सैकड़ों चीनी ऐप्स को रातों रात भारत में बैन कर दिया गया। ये चीन की डिजिटल इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा प्रहार था। भारत में आने वाले चीनी इन्वेस्टमेंट्स FDI पर कड़ी पाबंदियां लगा दी गईं। 5G ट्रायल से चीनी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके साथ ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्वाड जैसे गठबंधनों, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, को और ज्यादा मजबूत किया। भारत ने चीन को साफ और कड़ा संदेश दे दिया कि अब सलाइमी स्लाइसिंग यानी धीरे धीरे जमीन हथियाने की उसकी ये नीच नीति और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब तक सीमा पर शांति नहीं होगी तब तक चीन के साथ कोई भी व्यापारिक रिश्ता सामान्य नहीं हो सकता। दूसरी तरफ चीन आज भी उसी रटे रटाए झूठ को तोते की तरह दोहराता है। वो दुनिया से कहता है कि गलवान घाटी हमेशा से उनका हिस्सा रही है और भारत ने ही उकसाने का काम किया था। उनके राज्य नियंत्रित मीडिया में आज भी उन 4 सैनिकों को राष्ट्रीय हीरो बनाकर पेश किया जाता है। उन पर फिल्में बनाई जाती हैं, लेकिन वो बाकी के 35 या 40 परिवार जिनका जिक्र तक करना चीन में अपराध है, उन परिवारों की सिसकियां आज भी चीन की उस सख्त कम्युनिस्ट दीवार के पीछे घुट कर रह गई हैं। अंत में अगर हम उस खौफनाक रात की पूरी तस्वीर को एक साथ रखकर देखें तो आपको क्या समझ आता है? ये सिर्फ 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद जमीन के एक ठंडे और बंजर टुकड़े की लड़ाई नहीं थी। ये 2 बिल्कुल अलग विचारधाराओं की सीधी टक्कर थी। एक तरफ वो विस्तारवादी देश था जो धोखे से संधियों को तोड़कर रात के अंधेरे में हथियारों के दम पर अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था, और दूसरी तरफ भारत के वो सच्चे वीर थे जिन्होंने अपनी जान की जरा भी परवाह के बिना उस शून्य से भी नीचे के तापमान में अपने नंगे हाथों से उस धोखे का सीना चीर दिया। आज भी गलवान की वो गहरी खाई खामोश है। उस नदी के बर्फीले पानी में आज भी उस रात की दर्दनाक गूंज और हमारे 20 जवानों की शहादत की याद दबी हुई है। लेकिन एक बात पूरी तरह से तय है, 15 जून 2020 की उस रात ने
भारत और चीन के रिश्तों के बीच एक ऐसी गहरी दरार पैदा करती है जिसे अब शायद कोई भी कूटनीतिक मुलाकात या कोई भी समझौता नहीं भर सकता। एलएसी का नक्शा भले ही आज भी धुंधला हो, लेकिन भारत का इरादा, उसकी ताकत और सीमा की रक्षा करने का उसका संकल्प अब पूरी दुनिया के सामने शीशे की तरह साफ है।